बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7th में सब्जेक्ट सोशल साइंस में नेक्स्ट पार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत चैप्टर का। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर को। तो आज हम लोधी डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन रिलीजन की बात करेंगे, जो भी इस चैप्टर में बैलेंस पार्ट है सारा का सारा करेंगे इस वीडियो में। तो बात करते शुरू करते हैं बहलोद लोधी की। देखिए, ही वॉज एन एबल रूलर। वो एक योग्य राजा था एंड कम्पिटेंट जनरल था, एक अच्छा जनरल था जिसको राज करना आता था। ही डिड नॉट रूल लाइक ए सुल्तान। उसने सुल्तानती की तरह, राज्य की तरह रूल नहीं किया, बट ए फेडरल लॉर्ड। उसने संमत की तरह एक अच्छे आदमी की तरह रूल किया। टू प्लीज हिज नोबल्स, अपने जो भाईचारे वाले थे, जो उसके आस बराबर के जो भाईचारे वाले लोग थे, उनके साथ उन्होंने क्या किया, उसको खुश करने के लिए, उनको बढ़िया फील कराने के लिए ही डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज वन अमंग्स देम, कि वो भी उनमें से एक है। एंड ही नेवर सेट ऑन द थ्रोन, वो कभी वो सिंहासन पर नहीं बैठा। उसने कहा मैं भी अपने भाइयों में से एक हूँ, तो मैं भी उनके बराबर हूँ। तो उसने राज पे गद्दी पे नहीं बैठा। ही सुप्रेस्ड द रिवोल्ट इन दुआब, उसने दुआब की नाम की जगह पे जो विद्रोह था उसको दबा दिया था। और नेक्स्ट जौनपुर को और कई ऐसी स्टेट्स को बांट दिया था छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि बेटर कंट्रोल कर सके। ही वॉज रिलीजियस पर्सन, बहुत धार्मिक पर्सन था। हिज जो रूल था वो एक्सटेंड हुआ था पंजाब से कुछ पार्ट्स बिहार तक। तो उसका राज पंजाब से लेकर बिहार के कुछ हिस्सों तक था। तो उसका सिकंदर लोधी आएगा। सिकंदर लोधी सक्सीडेड इज फादर इन 1489 सी में। तो 1479 में उसका अपने फादर के बाद सिकंदर लोधी राजा बना। ही वॉज जेनरस टुवार्ड्स द मुस्लिम्स, वो मुस्लिम्स और उलामिस के बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था, उनके फेवर में था। ही हेल्प द पुअर मुस्लिम्स, उसने पुअर मुस्लिम्स को, गरीब मुस्लिम्स का मान को हेल्प की। एंड गिव मनी टू द पुअर विडोज, उनकी जो विधवा थी उनको पैसे दिए ताकि वो मैरिज करवा सके, अपनी डॉटर्स की, अपनी लड़कियों की शादी करवा सकें। तो सिकंदर लोधीज रिलीजियस पॉलिसी टुवार्ड्स हिंदूज वाज वेरी हार्श। तो देखिए, सिकंदर लोधी की जो पॉलिसी थी हमारे हिंदुओं के खिलाफ, वो काफ़ी ख़राब थी, कठोर थी, और वो हमें टॉलरेट नहीं करता था। ही डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स एंड कंस्ट्रक्टेड मॉस्क्यूज इन देयर प्लेस, उसने हमारे हिंदू टेम्पल्स को नष्ट कर कर वहाँ पे मस्जिदें बनाई। ही री इम्पोज जजिया ऑन द हिंदूज, उसने दोबारा से हिंदुओं के ऊपर टैक्स लगाया कि अगर आप हिंदू धर्म को मानोगे तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। ही फाउंडेड द न्यू सिटी ऑफ आगरा, उसने आगरा की नई सिटी 1506 में फाउंड की थी, स्थापना की थी। एंड मेड हिज कैपिटल, अपनी कैपिटल बनाई थी। एंड शिफ्ट किया था सेंटर ऑफ पावर फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। तो जो राज करने का अपना जो उसका सेंटर था वो दिल्ली से आगरा की तरफ उसने शिफ्ट किया था। इब्राहिम लोधी जो 1517 से 26 तक रहा। ही बिकेम द सुल्तान आफ्टर हिज फादर सिकंदर लोधी, जो सिकंदर लोधी के बाद उसका लड़का सुल्तान लोधी, इब्राहिम लोधी सॉरी, राजा बना। ही वॉज एन इंटेलिजेंट, वो एक इंटेलिजेंट मन की चालाक, एवल, योग्य और ब्रेव, मैंने बहादुर राजा था। वट हैड टू फेस मैनी रिवेलियंस, लेकिन उसको कई प्रकार के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। ही फेल टू सबड्यू राणा संगा मेवार, तो राणा संगा मेवार को भी दबाने में नाकाम जब रहा। ही रिप्लेस द ओल्ड एंड सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स द यंग एंड ब्रेव ऑफिसर, उसने क्या की, गलती की कि उसने जितने भी अपने राज में पुराने, ओल्ड मैंने पुराने, सीनियर मैंने सीनियर टाइप के, बुजुर्ग टाइप के, एक्सपीरियंस वाले जो बंदे थे उनको रिप्लेस कर दिया था नए बंदों से, जो कि जंग थे, कम उम्र के थे लेकिन ब्रेव थे। तो इस ताकि उसके सोचना था कि इससे मेरी मिलिट्री पावर बढ़ जाएगी। तो दिस डिसप्लीज मैनी ऑफ द ओल्ड नोबल्स, इससे क्या था, उसके कई जो पुराने जो लोग थे जो उस ऊपर विश्वास करते थे उनको उसने नाराज कर दिया। तो दौलत खां, एक दौलत खां उनमें से एक था जो कि गवर्नर था पंजाब का, उसने रिवेल्ड मीन्स विद्रोह कर दिया। और उसने बाबर को इनवाइट कर लिया, जो कि काबुल का राजा था, किसके लिए, ताकि वो अटैक करें इब्राहिम लोधी के ऊपर। तो बाबर ने इन्वेडेड किया इंडिया में, हमला कर दिया और मेट इब्राहिम लोधी को वो बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में आमने सामने उसकी टक्कर होती है। तो बाबर ने डिफीट कर दिया इब्राहिम लोधी को, हु वाज किल्ड इन हिज बैटल। तो इस बैटल में जो पानीपत की लड़ाई थी, इसमें जो इब्राहिम लोधी था वो मारा गया था। दिस मार्क्ड द एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत, इससे दिल्ली की सल्तनत का जो एंड हो गया था। एंड बिगिनिंग हो गई थी मुगल रूल की इन दिल्ली में मुगल का रूल स्थापित हो गया था। तो बात करते हैं गवर्नेंस की, ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड में कैसी गवर्नेंस थी। तो बात करते हैं सरकारी काम भी कैसे चलते थे, एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की। तो सुल्तान डोमिनेटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट एज ही वाज द हेड ऑफ द स्टेट। तो देखिए, सारी सारी जो पावर थी गवर्नमेंट की वो की क्या थी, किसके अंडर थी, सुल्तान के अंडर थी, जो उसको हेड माना जाता था, मुखी माना जाता था। ही आल्सो एक्टेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव, तो मेन कार्यकारी चीफ, जो मेन काम करने वाला आदमी जिसके बिना कोई काम नहीं होगा, और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ वीर
और सबसे फाइनल बंदा जिसके पास हम किसी भी बारे में अपील कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं किसी कोर्ट के केस में, वो उसके लिए वही था। जैसे कि प्रेसिडेंट होता है आज के समय में, ही अपॉइंटेड मैनी मिनिस्टर्स टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसने अपना प्रशासन चलाने के लिए कई प्रकार के मंत्रियों को रखा। तो डूजू नो में इन्हीं मंत्री की बात की जाएगी। दीवान वजारत, देखिए एक नाम था, एक पोस्ट थी उसके मंत्रियों की। तो ये क्या करता था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, वाजिर था, इसका हेड था डिपार्टमेंट्स का, और लुक करता था फाइनेंस को, फाइनेंस के कामों को, रेवेन्यू को देखता था, टैक्स को, एंड एंटायर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को, सारी सारी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था। तो वो आज के प्राइम मिनिस्टर की तरह ही था। दीवाने अर्ज एक पोस्ट थी, ही वॉज द हेड ऑफ द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, तो मिलिट्री का हेड था और ऑर्गेनाइज करता था मिलिट्री को, उसकी इंस्पेक्शंस करता था मिलिट्री की, उनको उनमें मेंटेनेंस करना है डिसिप्लिन को, इसका काम था। तो वो आज के प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर की तरह था। तो दीवान निशा क्या था, वो इंचार्ज था इंटायर कॉरस्पॉन्डेंस का, जितने भी बातचीत होगी स्टेट की इसके साथ, अदर रूलर्स के साथ जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स के हैं, या उनके सबॉर्डिनेट ऑफिशियल्स के साथ जो बातचीत होगी वो दूसरी स्टेट्स के राजाओं के साथ या उनके बंदों के साथ, वो यही करता था दीवान इंशा। तो ये एक्सटर्नल मिनिस्टर, अफेयर मिनिस्टर की तरह था। और चीफ वारिद जो था, वारिद जो क्या थे, सिपाही, ऐसे स्पाइस थे, मीन्स गुप्तचर थे जो गुप्त बातें बताते थे। इनको ईयर्स एंड आईज ऑफ सुल्तान कहा जाता था, कि ये कान और आंख हैं सुल्तान की, क्योंकि वो सारी बात उनको बताते थे गुप्त तरीके से निकाल के। बाकी देखिए क्वाजिउल कजाक एक और पोस्ट थी, वो हेड था जुडिशियल सिस्टम का, जैसे कि आज की डेट में, प्रेजेंट डेट में चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है। तो वकीलेदार, देखिए वकीलेदार क्या था, एक पोस्ट थी जो लुक करता था पर्सनल कंफर्ट का, सुल्तान की ऐशो आराम का, उसकी फैमिली के ऐशो आराम का ध्यान रखता था। ही आल्सो लुकड आफ्टर द कारखानाज, जो कितने भी कारखाने थे जहाँ पे गुड्स बनती थी रॉयल फैमिली के लिए, सामान बनता था, उसका भी ध्यान रखता था और मेंटेन करता था प्रॉपर रिकॉर्ड उस कारखानों का, कि क्या प्रोड्यूस हुआ है, कब हुआ है, किस तरह से हुआ है। तो बात करते हैं सोसाइटी की। इंडियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, दो क्लासेस थी इंडियन सोसाइटी में उस समय, एक हिंदू धर्म, एक मुस्लिम। तो मुस्लिम्स में था, रूलिंग क्लास के आदमी थे, इस्लाम स्टेट के थे। दे वर डिवाइडेड मेनली इनटू टू सेक्ट्स, उनके दो धर्म थे, एक तो सनी, एक सिहा। तो दो तरह के मुस्लिमों के धर्म थे। तो मुस्लिम इंजॉयड ए हायर इकोनॉमिक स्टैचू, तो देखिए जो सिचुएशन थी, जो कंडीशन थी मुस्लिम्स की, वो बढ़िया थी पैसे वाइज। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड द स्लेव सिस्टम वाज वेरी पॉपुलर, तो देखिए इस सल्तनत सिस्टम में गुलाम का सिस्टम भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। तो तुगलक ने 1,80,000 गुलाम रखे हुए थे। तो कंडीशन ऑफ वुमन वाज नॉट गुड, जो लेडीज़ की कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी। मैनी मुस्लिम केप्ट मोर देन वन वाइफ, कई मुसलमानों की एक से ज़्यादा पत्नियां थी। ए मुस्लिम विडो कुड नॉट रीमैरी, एक मुस्लिम की जो विडो थी वो मैरी कर सकती थी, दोबारा शादी कर सकती थी। वेयर इज इन हिंदू सोसाइटी, जबकि हिंदू सोसाइटी में रीमैरिज करना अलाउड नहीं था, उसको मंजूरी नहीं थी कि वो दोबारा शादी करेगी। हिंदूज फॉर्मड ए लार्ज मेजोरिटी ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, तो कंट्री के ज़्यादातर हिस्से में जो ज़्यादातर लोग थे वो हिंदू थे। वट वर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, लेकिन पैसे वाइज वो पुअर थे, गरीब थे। दे वर नॉट गिवन द हाई पोस्ट, उनको हाई पोस्ट नहीं दी जाती थी, बढ़िया काम ही दिया था, हाई पोस्ट भी दिया जाता था। द हिंदू सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम, तो हिंदू सोसाइटी में भी कास्ट सिस्टम था, जात पात थी। लोअर कास्ट वर एक्सप्लोटेड बाय द हायर कास्ट, तो देखिए छोटी जातों को बड़ी जात वाले दबाते थे, उनको मिसयूज करते थे। दिस लेड टू वाइड स्केल कन्वर्जन टू द इस्लाम, जिसके कारण छोटी जात वाले कई लोग इस्लाम धर्म में को अपना गए। द हिंदू सोसाइटी सफर्ड फ्रॉम द इवल्स लाइक सती प्रथा, तो हिंदू सोसाइटी में, समाज में कई प्रकार की बुराइयां थी, जैसे कि सती सिस्टम, कि जिंदा ही औरत को, विधवा को उसके पति के साथ जला देते थे। चाइल्ड मैरिज, छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर देते थे। बैन ऑन विधो में रीमैरिज की, अगर लड़की विधवा हो जाती तो उसको दोबारा शादी नहीं करवा सकती। फीमेल एजुकेशन, कि छोटे बच्चों को, लड़कियों को खास करके एजुकेशन नहीं करवानी। तो इंटरकास्ट मैरिज जो थी वो भी अलाउड नहीं थी, कि दूसरी जाति में शादी नहीं करवाते थे। तो बात करते हैं इकोनॉमी की, पैसे की। मोस्ट ऑफ द पीपल वर इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर, ज़्यादातर जो लोग थे वो एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में लगे हुए थे। विच वाज डिपेंडेंट ऑन द रेन, और खेती बाड़ी किस पे डिपेंड करती थी, बरसात के ऊपर। हाउएवर कनाल्स एंड वेल्स वर आल्सो यूज फॉर इरिगेशन, लेकिन उस समय पे नदियाँ, नाले और कुएँ भी यूज़ किए जाते थे सिंचाई के लिए। फिरोज तुगलक जो था राजा, उसने कंस्ट्रक्ट किए थे मैनी कनाल्स, कई नदियाँ नाले बनवाए थे, जो कि प्रूफ होते हैं कि वो हेल्पफुल था एग्रीकल्चर के फील्ड में। बट द फार्मर्स लेड ए लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड मिसरी, लेकिन जो किसानों की दशा थी वो पॉवर्टी मीन्स वो गरीब थे, और मिसरेबल मीन्स वो तरस 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 जो उनकी हालत थी।
द मेन इंडस्ट्रीज वर स्पिनिंग, जो मेन इंडस्ट्री थी उस समय वो स्पिनिंग की थी, वीविंग की थी, शुगर प्रोडक्शन की थी, हैंडीक्राफ्ट्स की, हाथ से बनी हुई चीज़ें बनती थी, पोइट्री, बर्तन बनाने की थी, ज्वेलरी बनाने की थी। तो सम ऑफ द सुल्तान्स पैट्रोनाइज्ड आर्ट एंड क्राफ्ट, कुछ सुल्तान्स ने आर्ट, कला और क्राफ्ट को भी ज़्यादा बढ़ावा दिया। दे हैड देयर ओन कारखानाज वेयर ऑल द फैंसी एंड लग्जरी गुड्स वर मैन्युफैक्चर फॉर द रॉयल फैमिली। तो उन्होंने कई कारखाने ऐसे बनाए जहाँ पे फैंसी और बढ़िया तरह की लग्जरी, आरामदायक जो सामान बनते थे उनकी शाही घरों फैमिलीज के लिए। इंडिया हैड ए फ्लोराइजिंग इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड विच वाज कैरिड ऑन द बोथ सी एंड लैंड। तो देखिए इंडिया का जो हमारा फ्लोराइज किया था, बहुत ज़्यादा व्यापार जो था इंटरनल और अंदरूनी व्यापार और जो बाहरी देशों के साथ व्यापार था वो काफ़ी विकसित हुआ था, जो कि सी रूट से और लैंड रूट दोनों तरह से होता था, ज़मीन से भी और सी रूट से भी। इंडिया एक्सपोर्टेड, इंडिया ने क्या भेजा बाहरी देशों को? राइस, चावल, स्पाइसेस में मसाले, इंडिगो में नील, टेक्सटाइल मीन कपड़े और सिल्क भेजा, और सैंडलवुड भेजी, चंदन की लकड़ी। और इम्पोर्टेड वहाँ से क्या आता था? हॉर्सेज मीन वहाँ से घोड़े आते थे, शराब आती थी, वाइन, हाई ग्रेड के बढ़िया क्वालिटी के टेक्सटाइल कपड़े आते थे, ग्लास बीयर कंच का सामान आता था, और रॉ सिल्क और कच्ची सिल्क जो कि रॉ मटेरियल के तौर पे आती थी। बात करते हैं रिलीजन की, धर्म की। ड्यूरिंग दिस पीरियड हिंदुइज्म वाज डोमिनेटेड रिलीजन। तो इस समय पे जो हिंदू धर्म था वो काफ़ी दबाया हुआ धर्म था। इट वाज फॉलोड बाय द मेजोरिटी ऑफ पीपल, इसको ज़्यादातर लोग मानते थे। हिंदूज फॉलोड द वैष्णिज्म एंड शिविज्म। तो हिंदूज देखिए वैष्णु भगवान, विष्णु भगवान की और शिव भगवान की पूजा करते थे। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर आल्सो प्रैक्टिस्ड बाय द पीपल। तो उस समय लोग जैनिज्म धर्म को और बुद्धिज्म धर्म को भी मानते थे कुछ लोग। इस्लाम वाज मेनली ब्रॉट टू इंडिया बाय मोहम्मद गजनी एंड मोहम्मद गौरी। तो जो इस्लाम धर्म था इंडिया में मेनली मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी द्वारा लाया गया था। दे बिलीव्ड इन वन गॉड, वो विश्वास करते थे कि गॉड एक है। वेयर हिंदू वर्शिप फॉर मैनी गॉड, लेकिन हिंदू धर्म वाले कई प्रकार के गॉड्स में विश्वास करते थे। सूफीज्म एंड भक्ति मूवमेंट्स आल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय में सूफी धर्म और भक्ति मूवमेंट्स भी चले काफ़ी ज़्यादा। तो बात करते हैं लैंग्वेज एंड लिटरेचर की। ड्यूरिंग दिस पीरियड खरी बोली एंड ब्रज भाषा जो थी, ब्रिज भाषा और खरी बोली ज़्यादा यूज़ होती थी, और ये लिटरेसी लैंग्वेज बनी जिसमें कि कविताएं और कहानियाँ लिखी गई मैनी लैंग्वेजेज में इस तरह की। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ मुस्लिम यूज्ड ए मिक्सचर ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक लैंग्वेज कोर्स। तो मुसलमानों ने मिक्सचर मीन्स दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया, पर्शियन लैंग्वेज और अरबियन लैंग्वेज का। इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोरिकल लिटरेचर वाज एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू दिस प्राइव। तो इस समय की सबसे बड़ी जो योगदान है वो यही है कि हिस्टोरिकल लिटरेचर मीन्स इतिहास का जो रिटर्न में दिया हो गया आइडिया है। जियाउद्दीन बुरानी जो था एक फेमस हिस्टोरियन मीन्स एक अच्छा प्रसिद्ध जाना इतिहासकार था। उसने रोट किया था, लिखा था तारीख फिरोजशाही नाम की किताब। और अमीर खुसरो जो कि एक अच्छा जाना जाता पढ़ा लिखा जीनियस मीन्स एक जीनियस था उस पीरियड का, वो एक आउटस्टैंडिंग पोइट मीन्स एक अच्छा पोइट कवि ही नहीं था, बट एक म्यूजिक कंपोजर एंड हिस्टोरियन मीन्स एक अच्छा इतिहासकार और म्यूजिक कंपोजर भी था। तो लोकल लैंग्वेज जैसे कि बंगाली गुजराती जो थी वो यूज की जाती थी मैनी पार्ट्स ऑफ सुल्तनत में, सल्तनत के कई हिस्सों में ज़्यादातर बंगाली गुजराती लैंग्वेज का यूज होता था। तो भक्ति एंड सूफी संत, जो भक्ति के संत थे, सूफी संत थे, उन्होंने क्या था लोकल लैंग्वेज को यूज़ किया फॉर देयर प्रीचिंग, अपना प्रचार करने के लिए, अपनी बातों का अपना ज्ञान बांटने के लिए। उर्दू आल्सो डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में उर्दू भी डेवलप हुआ। विच वाज ए मिक्सचर ऑफ तुर्किश एंड हिंदी, जो कि तुर्किश और हिंदू भाषा का मेल है। मैनी इंडियन क्लासिक्स वर आल्सो ट्रांसलेटेड इन पर्शियन, तुर्किश एंड अदर लैंग्वेजेज। तो हमारे इंडिया की कई क्लासिकल चीज़ों को, कई बातों को ट्रांसलेट मीन्स पर्शियन, तुर्किश और अदर लैंग्वेज में भी लिखा गया। तो बात करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। तो देखिए दिल्ली सल्तनत ए न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ इंडियन क्राफ्ट्स। देखिए ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत के समय पे एक नया स्टाइल बनाया गया था आर्किटेक्चर का, बिल्डिंग बनाने का, जिसमें क्या थी इंडियन क्राफ्ट्समैन की हेल्प की गई थी। तो दिस इज नोन एज द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इसलिए इसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं, क्योंकि इंडोज का, इंडियंस का और इस्लामिक्स का जो मिक्सअप कर दिया गया था आर्किटेक्चर में। तो इट्स इम्पैक्ट इज क्लियरली विजिबल इन द मॉन्यूमेंट्स ऑफ दैट पीरियड। तो उस पीरियड के जो बनी हुई बिल्डिंगें हैं उनमें इसका जो प्रभाव है, इम्पैक्ट है, आसानी से देख सकते हैं आप। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल जो है, ताज़ी एग्जाम्पल जो इसकी आर्किटेक्चर की, वह है कुतुबी मस्जिद है एंड द कुतुब मीनार है दिल्ली में। तो दीज वर कंस्ट्रक्टेड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक। इनको देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जो कि फर्स्ट सुल्तान था दिल्ली का। तो ही डाइड क्वाइट अर्ली, क्योंकि बहुत जल्दी उसकी मौत हो गई थी कम समय में ही। सो कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय द इल्तुतमिश। तो उसको बाकी का जो काम था कुतुब मीनार का वो इल्तुतमिश ने करवाया था।
अलाउद्दीन खलजी ने एक्सटेंड किया था कुवातल इस्लाम नाम की मस्को को, मस्जिद को बड़ा किया था, एंड बिल्ट द अलाई दरवाज़ा नियर इट, और उसके आसपास अलाई दरवाज़ा बनाया था। दिस इज ए वेरी डेकोरेटिव एंड इम्प्रेसिव गेटवे फॉर विद इन आर्च। ये देखिए बहुत ही डेकोरेटिव सजाया हुआ और इम्प्रेसिव, जो इम्प्रेस करता है, ऐसा गेटवे है जिसके भी एक आर्च सी बनी हुई है। देखिए इस तरह दिखा रखी है आर्च सी। तो ये देखिए कुतुब मीनार दिखा रखी है साइड, और इस साइड अलाई दरवाज़ा बना रखा है, दिखा रखा है फोटो में। तो डू यू नो में देखिए खलजी वांट टू बिल्ड ए मीनार इन फ्रंट ऑफ कुतुब मीनार। तो खलजी क्या था, एक मीनार बनाना चाहता था कुतुब मीनार के सामने, जो कि इसकी डबल होगी हाइट में। वॉट ही कुड नॉट फुलफिल हिज ड्रीम, लेकिन वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया। एज ही डाइड एट द यंग एज, क्योंकि वो जल्दी ही छोटी उम्र में ही मर गया था। दिस इनकम्प्लीट मीनार कैन बी सीन इवन टूडे। तो ये मीनार को आज भी हम देख सकते हैं, वहाँ पे अधूरी पड़ी है। तो तुगलक फाउंडेड मैनी न्यू सिटीज। तुगलक ने कई नई सिटीज भी फाउंड की, बनाई, जैसे फिरोजा कोटला, फिरोजाबाद, तुगलकाबाद। द फेमस मोनूमेंट जो तुगलक के जो मशहूर जो बिल्डिंग्स है उसमें है गयासुद्दीन तुगलक का टॉम्ब है। ये 8 ऑक्टेनल मीन्स 8 शेप का 8 साइड वाला टॉम्ब है। तो इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द तुगलकाबाद फोर्ट। तो तुगलकाबाद जो फोर्ट है, किला है जो दिल्ली में, जो कि महरौली ओखला रोड पे आता है, उसके सामने ये बना हुआ है टॉम्ब, जो आप देख सकते हो। ये फोटो देखिए गयासुद्दीन तुगलक फोर्ट की। तो देखिए डू यू नो में है लोधी रोड एंड लोधी गार्डन। जो लोधी रोड और लोधी गार्डन दिल्ली में आज की डेट में जाने जाते हैं, वो लोधी द्वारा बनाए गए थे, जो कि लास्ट डेंसिटी थी, लास्ट खानदान था उन राजाओं का जो कि दिल्ली के सल्तनत पे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।